नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त है सुनो यूपी का। सुनो यूपी की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की मानवीय पहल की खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की 4 साल की शिवा के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। दरअसल 4 साल की बच्ची शिवा पांडे लीवर की बीमारी से जूझ रही है। उसका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई। ये गुहार मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। बच्ची के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, ऐसे में वो इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री के अलावा भी बहुत से लोगों ने बच्ची के पिता की आर्थिक मदद की, जिसके बाद इलाज शुरू हो गया है। शिवा को लीवर उसके ही पिता डोनेट करने वाले हैं। तो लीवर की बीमारी से शिवा नाम की ये बच्ची जूझ रही है। 4 साल उम्र है, गोरखपुर की रहने वाली है और दिल्ली में इलाज उसका चल रहा था, लेकिन पैसे ज़्यादा लगने थे। माता पिता ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई और ये गुहार जब मुख्यमंत्री तक पहुंची, उसके बाद मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की मदद की मंजूरी दे दी है और अब ये मदद मिलने के बाद इस बच्ची का इलाज शुरू हो गया है। तो मुख्यमंत्री ने संवेदना दिखाई और इस बच्ची के परिवार को एक भरी मुश्किल के दौर में एक ऐसी मदद दी है जिससे जान भी बचेगी और जहान भी इस परिवार का बचेगा। लीवर की बीमारी से ये 4 साल की बच्ची जूझ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। तो परिजनों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की थी और उसी अपील के बाद जब ये अपील मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और 10 लाख रुपए की मदद जो थी वो बच्ची के लिए मंजूर कर दी। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर हैं। चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के निधन पर योगी सरकार ने मानवीय पहल की है। सीएम ने राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 की बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिया कि चुनाव ड्यूटी करने वाले किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कर मुआवजा और नौकरी दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि हर एक मौत दुखद है। राज्य सरकार की संवेदना हर नागरिक के साथ है। तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मृत्यु का मामला सामने आया, हालांकि कल तक टकराव की स्थिति थी। शिक्षक संघ कह रहा था कि 1621 लोग की मौत हुई है, वहीं सरकार कह रही थी कि 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संवेदना दिखाई। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के प्रति संवेदना सरकार की है और जिसकी भी मौत हुई है कोरोना काल में इस ड्यूटी में, उसको हम मदद देंगे, लेकिन गाइडलाइंस में संशोधन हो, इसकी मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की गई है। हमारे प्रदेश में जैसा आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पंचायत चुनाव कराए गए थे। उन पंचायत चुनाव में जो है वो ये कुछ संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनमें जो है वो कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रकरण का पूरा परीक्षण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और ये पाया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके निगरानी में, जिसकी देखरेख में, जिसके निर्देशों के क्रम में जो है ये चुनाव होते हैं, उनके ही द्वारा ये सत्यापन किया जाता है कि किस कर्मचारी की मृत्यु उनकी जो गाइडलाइन है उनमें कवर होगी, आच्छादित होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्य सचिव और जो एसीएस पंचायती राज है उनको निर्देशित किया है कि वो इस प्रकार आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी
ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौत के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि अपनी शिक्षिका पत्नी को खोने वाले गोरखपुर के शिव शंकर प्रजापति के अनुसार यूपी पंचायत चुनाव लोकतंत्र नहीं मौत का त्योहार है। चुनाव प्रत्याशी और ड्यूटी में लगे शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई, ये हत्याएं हैं, इनकी जवाबदेही तय हो और हर मृतक को इंसाफ मिले। पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत और सरकार की मदद के फैसले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया दी। हम समाजवादी लोग शुरू से ही पंचायती चुनाव में जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए, परिवार की आर्थिक मदद के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पे दबाव बना रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के दबाव में जागी है और राज्य चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा मांगा है और सलाह मांगी है कि कैसे परिवार वालों की मदद की जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा, आप समाजवादियों की बात पहले ही मान लिया करो तो कम से कम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। और बड़ी खबर गोरखपुर से है। प्रसिद्ध वैद्य आत्माराम दुबे का निधन हो गया है। गुरुवार को कोरोना के चलते आत्माराम का निधन हुआ। पूर्वांचल के प्रसिद्ध वैद्य थे आत्माराम दुबे। सीएम योगी ने भी आत्माराम दुबे के निधन पर शोक जताया है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर पूर्वांचल के जाने माने वैद्य आत्माराम दुबे का निधन हो गया है। कोरोना हो गया था उनको और कोरोना के चलते उनका निधन हुआ। पूर्वांचल के प्रसिद्ध वैद्य थे, पूरे पूर्वांचल के लोग उनके पास जाते थे और उनके निधन पर सीएम योगी ने भी शोक व्यक्त किया है। एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ योगी सरकार की टेस्ट, ट्रेस्ट और ट्रीट की नीति और जागरूकता की वजह से प्रदेश के 62,000 गांव संक्रमण से बच गए हैं। यूपी के 90,000 गांव में से 62,000 गांव में कोरोना संक्रमण नहीं मिला। सिर्फ 28,000 गांव में सीमित संख्या में संक्रमण पाया गया है। आपको बता दें कि 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर संक्रमितों की पहचान कर रही हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,725 नए केस मिले हैं, जबकि 13,950 मरीज डिस्चार्ज हुए। आपको बता दें कि यूपी का रिकवरी रेट 91.8% हो गया है। तो यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,725 नए केस आए हैं। 13,950 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और यूपी का रिकवरी रेट अब 91.8% हो गया है। एक्टिव केसेस की संख्या में 62.54% की गिरावट है। हालांकि आंकड़ों पर सवाल भी उठ रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,91,056 टेस्ट हुए। अब तक 4,58,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 24 घंटे में 18+ के 17,234 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर संक्रमण के पश्चात 15,16,508 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं, अर्थात संक्रमण के पश्चात वो स्वस्थ हो चुके हैं। और जो रिकवरी का परसेंटेज है, रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.8% हो गया है। 91.8%, 91.8%। 24 घंटे में जो हमारी केस पॉजिटिविटी रेट रही है वो 2.4% के स्तर पर आई है। ये जब हमारा पीक पॉजिटिविटी आया था उस समय पीक पॉजिटिविटी हमारी 19.1% आई थी। उसकी तुलना में हम आज 2.4% केस पॉजिटिविटी रेट पर आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा रिडक्शन है, बहुत ही ज्यादा इसमें गिरावट आई है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। प्रदेश में अतिवृष्टि का सीएम ने संज्ञान लिया है। जनहानि पर तुरंत मदद मुहैया कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। प्रदेश भर में मामलों पर सीएम योगी ने रिपोर्ट मांग ली है। तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे तहसीलदार हों, पटवारी हों,
ये जो हरकतें करते हैं उससे मुख्यमंत्री का संज्ञान लेना भी फेल हो जाता है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, मुख्यमंत्री ने फौरन संज्ञान ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहती है कि नीचे वाले अधिकारी रिपोर्ट क्या बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये ताउते का असर ही कहा जाएगा कि यूपी के चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ज्यादातर जिलों में 18 तारीख से यही स्थिति बनी हुई है। बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, आंधी आ रही है और कई जगहों पर तो जनहानि का भी नुकसान हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ने 2-3 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां पर जो भी जनहानि हुई है उस पीड़ित परिवार को तुरंत मदद दिलाई जाए। मौसम विभाग ने पहले 18-19 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, अभी मौसम विभाग का कहना है कि कल भी कई जिलों में इसी तरीके का बारिश तूफान की आशंका रहेगी। और अब मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जो रिलीफ कमिश्नर है, राहत आयुक्त, उनको साफ तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से जनहानि हुई है या क्या नुकसान हुआ है, पशुओं की हानि हुई है, इन सब पर एक कंप्लीट कंपाइल्ड रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि लगातार यूपी में भी पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, आंधी चल रही है और उसका कहीं ना कहीं जनजीवन पर असर पड़ा है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से उन जिलों में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन जो बात आपने कही कि जिनको ये काम करना होता है, कहीं ना कहीं लापरवाही वही होती है। अगर मान लीजिए किसी जिले में 18 तारीख को तूफान आया और कहीं जनहानि हुई है तो अब तक वो रिपोर्ट को खुद भेज देनी चाहिए, लेकिन जब उसमें देरी होती है इसीलिए नुकसान उठाना पड़ता है। और अब खुद मुख्यमंत्री ने राहत आयुक्त को निर्देश दिया है कि सभी जिलों की रिपोर्ट मंगाकर उनके पास भेजी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो प्रदेश भर में क्या स्थितियां रही, अतिवृष्टि से कहां क्या नुकसान हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी मदद राशि लोगों को दी जा सके। जनहानि पर तुरंत मदद मुहैया कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। प्रदेश भर के मामलों पर सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी है। और शामली में बारिश के बाद आफत हो गई है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस निकालने तक में मुसीबत आ रही है। तो ये देखिए, ये शामली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया और अब मरीजों को भी दिक्कत हो रही है, तीमारदारों को भी दिक्कत हो रही है और डॉक्टर्स को भी दिक्कत हो रही है। जी, और थोड़ा सा गहरा है यहाँ, तो इस वजह से पानी भर गया। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस निकलने वालने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, कैसे भरा पानी है? बारिश के कारण। कब से हो रही बारिश? बारिश कल सुबह से हो रही है। कल देर रात से? अच्छा, और क्या क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे आपको? बस निकलने वालने की परेशानी। और अब बात इटावा की। इटावा में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते सैकड़ों कुंटल गेहूं बारिश में भीग गया। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। लापरवाही का आलम यह है कि मौसम विभाग की पूर्व में चेतावनी दिए जाने पर भी जिला प्रशासन की तरफ से गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों के गेहूं बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए और पूरा गेहूं भीगकर खराब हो गया। इटावा की तस्वीर है, आप देखिए। ये अफसरों की लापरवाही है कि जो क्रय केंद्र थे वहां पर गेहूं भीग गया। और ये कहानी कोई इस साल की नहीं है, हर साल यही होता है। तो सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों से हिसाब क्यों नहीं लिया जाता। और देखिए, इटावा के बाद अब प्रतापगढ़ की तस्वीर आप देखिए। प्रतापगढ़ में गेहूं क्रय केंद्र पर तैनात जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते खरीदा हुआ लाखों क्विंटल गेहूं बरसात में खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुरक्षा के रखा गया। खुले में रखने के कारण सारा का सारा गेहूं भीग रहा है और इसकी तरफ जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली है। फतेहपुर की आप तस्वीर देखिए, गेहूं में पानी भर चुका है। फतेहपुर में हुई बारिश ने गेहूं क्रय केंद्रों की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। व्यवस्था थी ही नहीं। जिला प्रशासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने मनमानी कर दी। अधिकारियों के आदेश हवा हवाई साबित हुए। बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया।
तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इटावा यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ और फतेहपुर की बात करें तो पूर्वांचल और अवध से सटा हुआ इलाका, हालत ख़राब है और गेहूं क्रय केंद्रों पर सारा सरकारी गेहूं भीगकर बर्बाद हो गया। अब सवाल ये है कि क्यों आखिर हर साल इस तरीके की स्थितियां बनती हैं और क्यों खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है और ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही आखिर क्यों तय नहीं की जाती। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये हालत है क्रय केंद्रों की, जहां पर गेहूं खरीद तो लिया गया लेकिन लापरवाही की वजह से अब वो बर्बाद हो रहा है। और बड़ी खबर वाराणसी से है। मकान गिरने का जो मामला था उस पर सीएम ने संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी गई है। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता मिली है। आज सुबह बारिश की वजह से मकान गिरा था तो जिन लोगों की जान गई उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मिलेगा और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दे दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं सुनो यूपी में कोरोना के जंग की। कोरोना से जंग में लड़ने में सबसे अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मदद का कदम बढ़ाया। उन्होंने इटावा तहसील में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। जिन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनके लिए मशीनें काम आई। दरअसल पहले मरीजों को 50 किलोमीटर दूर बस्ती जिले के मुख्यालय के लिए जाना पड़ता था। तो सतीश द्विवेदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांव में मरीजों को शहर की तरह सुविधाएं मिले। इसके लिए प्रशासन भी लगातार काम में जुटा हुआ है और अच्छे नतीजे आ रहे हैं। सतीश द्विवेदी ने बताया कि विधायक निधि से कुल 40 कंसंट्रेटर खरीदे जाने हैं जो जिला अस्पताल के साथ साथ बाकी पीएचसी और सीएचसी को दिए जाएंगे। और अमेठी में ऑक्सीजन की कमी के बाद राहुल गांधी मदद के लिए आगे आए। राहुल ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में मदद के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं। जिले में कांग्रेस नेता जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराएंगे। तो ऑक्सीजन की किल्लत पर राहुल गांधी भी आगे आए हैं। अमेठी में उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं जो जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। तो पुराना संसदीय क्षेत्र है अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी जीती थी, लेकिन अपने उस पुराने संसदीय क्षेत्र को राहुल गांधी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं और लोगों की मदद इससे की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप भी लग रहा है। एक ऐसा ही मामला आगरा से सामने आया। कुछ दिन पहले शकुंतला नगर में रहने वाली मीरा देवी की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि उन्होंने जब सरकारी सेंटर पर कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन जब परिजन उन्हें लेकर निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। महिला और उनके पूरे परिवार ने सरकारी सेंटर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल भी 20 अप्रैल को दिया था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 1 दिन बाद ही महिला की जान चली गई। मृतक के बेटे ने बताया कि करीब 19 दिन के बाद उनकी मां की कोविड रिपोर्ट सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दिखी, जिसमें सैंपल कलेक्शन की डेट 9 मई दिखाई गई। हैरानी इस बात की है कि जिस मरीज को 22 अप्रैल को मौत हो गई उसका कोविड सैंपल स्वास्थ्य विभाग 9 मई को दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल पूरे सिस्टम में चल रहा है। लापरवाही हो रही है। एक मरीज की मौत हो गई और सीएमओ ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ लिया। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है और आगरा प्रशासन के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी बेसिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे साथ हैं सीएमओ आरसी पांडे। पांडे साहब, सर किस तरह से लगातार, अभी तक तो हम मार्केट में दवाइयां भी अवेलेबल नहीं थी और अब तो जो इंजेक्शन है या टैबलेट्स है, जो भी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या बेड की बात की जाए, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो किस तरह से तैयार हो पाए? ये
ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी है, ये कोरोना के पश्चात उनके ठीक होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद में कुछ लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं। सौभाग्य से आगरा में अभी केवल 2 ऐसे मरीज हैं जो इनको कि हमने भर्ती कर लिया है। अभी ज़्यादा ये बीमारी आगरा ज़िले के अंदर नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनकी तैयारी हमने इस तरह से कर ली है कि आइसोलेशन वार्ड बना लिया है, वहाँ पर नोडल नियुक्त कर दिए गए हैं, लोगों की रोटेशनल में ड्यूटी लगा दी गई है और लखनऊ से हमारे जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आता है वो भी मंगाकर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई है। महंगी और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एबीपी गंगा के साथ।